हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। और उसके अंदर हमने पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया था। अभी हम आने वाले जो दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक है इकोनॉमिक, एक है कल्चर, वो हम पढ़ने वाले हैं और उसके सब्सिक्वेंट टॉपिक भी कवर करेंगे हम इसी वीडियो में एंड वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर। सो स्टार्टिंग राइट नाउ, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमें जब पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो हम ऐसे ही कहते हैं कि एक कमोडिटी का ट्रेड होना, ठीक है, मनी का ट्रांजैक्शन होना, एक बहुत दूर जगह से दूसरी जगह वर्ल्ड कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर इकोनॉमिक सेंस में आइडिया आता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी लार्ज पार्ट, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए कहा जाता है कि हमारे मन में एक कंसेप्शन आता है कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक टर्म्स, पर ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं उसके और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अभी अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ईजी मीन्स इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, अगर हम नारो टर्म्स में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो आईएमएफ है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या फिर डब्ल्यूटीओ है, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो रोल रहता है पूरे वर्ल्ड में, ये जो ध्यान रख रहे हैं कहाँ पे क्या रेगुलेशन हो रही है, क्या ट्रेड के रूल्स हैं, शायद हमारे दिमाग में ये चीज आए। पर बुक के जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ नहीं होता, सिर्फ इनके रोल के बारे में नहीं होती इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कि वो व्हाट रोल दे आर प्लेइंग इन डिटर्मिनिंग द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। दिस इज नॉट लाइक दैट। इवन मेनी मोर फैक्टर्स आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में बोलेंगे तो हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से स्पेसिफिकली क्या समझना होता है, दैट व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, मतलब किसको कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये चीज समझे इसे ध्यान से कि पुअर कंट्रीज जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, ठीक है, रिच कंट्रीज और ज्यादा इंडस्ट्रीज बना रही हैं और ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं कि किसे कितने इकोनॉमिक गेन्स मिल रहे हैं, वो बेसिकली होता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एक्सचेंज की वजह से किसको कितना गेन मिला, किसका कितना लॉस हुआ। अभी हम देखेंगे अगले पॉइंट में ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज। ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज का क्या मतलब है कि हमारे जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या है, फ्लोज के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि 4 तरीके के फ्लोज होते हैं हमारे। और फ्लो का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज, ठीक है। फ्लो मीन्स एक्सचेंज। और इकोनॉमिकली क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है हम वो देखते हैं। कमोडिटीज हो रही हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एक जगह से कंट्री के दूसरी कंट्री में जाता है, तो फिर कमोडिटीज वगैरह जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं एंड देयर इज लेसर रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट्स। जैसे आपको पता है कि अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा कि आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ के बारे में हमें ये अंदेशा पड़ता है कि शायद ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। तो क्या हुआ था, 1991 का टाइम था जब हमारे देश में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था। हमने बहुत सारे लोन ले रखे थे, वो चुकाने थे और बड़े लोन्स की जरूरत थी, ठीक है। $7 बिलियन हमने लोन लिया था, ठीक है, ताकि हम दोबारा से अपनी इकोनॉमी को कर सकें। अब वो लोन किसने दिया हमें, $7 बिलियन का, वो हमें मिला था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, ठीक है। तो अभी शर्त देखो इनकी क्या थी कि अगर तो आप अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, मतलब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, मार्केट इकोनॉमी हो जाएगी, तब हम आपको लोन दे देंगे। मतलब आपको अपनी कंट्री का सेटअप चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या था, ज्यादातर जो गवर्नमेंट है उसके अंडर मेन सारी चीजें आती थी, बैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है, और चीजें जो है असेंशियल नीड्स की वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। अब कहा कि आपको ये सिस्टम बंद करके आपको मार्केट इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, तब हम आपको लोन दे देंगे।
तो हमने लोन लिया था। तो ऐसे क्या हो रहा है कि जो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारी जैसी कंट्रीज जिन्हें नीड है उसको एक कंडीशन पे लोन देती हैं। तो फिर आप अगर देखोगे कि अभी जब हम 1991 से पहले क्या करते थे कि कोई बाहर से सामान आएगा तो उसके ऊपर टैक्सेस, हम इंपोर्ट ड्यूटी जिसे बोलेंगे टेक्निकल टर्म्स में, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देंगे। तो क्या होगा कि जो भेज रहा है उसे सामान वो अंदर कम ही भेजेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर से डिमांड नहीं आएगी, बंदे को ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो फिर अब क्योंकि ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज है इन्हें कम कर दिया गया, इसलिए क्या हो रहा है कि हमारी कमोडिटीज ज्यादा बाहर जा रही हैं और ज्यादा इंपोर्ट से भी आ सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कैपिटल का देखो, कैपिटल मतलब एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पे पैसे की इन्वेस्टमेंट करना। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं रिच कंट्रीज के, अब वो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दीज टू आर फ्लोज ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आइडियाज भी हैं। देखो आइडियाज, जैसे मेरा आइडिया है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू ऑल इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया, वीडियो बनाई एंड आई अपलोडेड दैट ऑन यूट्यूब। तो क्या हुआ, मैंने आइडिया एक्सचेंज किया। अब यूट्यूब इस पे एड्स रन करके रेवेन्यू कमा रहा है और मुझे भी उसका थोड़ा सा पार्ट दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक टर्म्स, आइडियाज को हम इकोनॉमिक टर्म्स में हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि मैंने आपको आइडिया दिया और उधर से पैसे आए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंटरनेट की वजह से, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज की वजह से आइडियाज को भी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में मिला लिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे पीपल वाला, तो इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि सारी चीजें जो फ्लो है वो बहुत आसान है, पर एक फ्लो जो है हमने कैसे लर्न किया था, सिप से याद किया था, कमोडिटी, कैपिटल, आइडिया एंड पीपल। तो पीपल जो है ना उसमें एक फर्क है। अब ये मान लो आपको आज इच्छा हो रही है कि आपको अमेरिका में रहना है, आसान है वहां पे जाना? नहीं आसान है। वाई, व्हाट इज द रीजन? आप वहां पे आपको जाना है तो बहुत एफर्ट, बहुत मनी लगानी पड़ेगी, दैट इज वीजा रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो लोगों का एक्सचेंज जो है वो उस पे रिस्ट्रिक्शन बहुत है, बाकी चीजों पे कम रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, पर ये जो पीपल का ट्रांजेक्शन है उस पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है सिंपल सा कि जैसे मान लो कोई बहुत रिच कंट्री है, वहां पे लोग सारे जाना चाहते हैं, मान लो पूरा इंडिया जाना चाहते हैं। अब वहां की जो जॉब्स हैं उसके ऊपर जो फर्स्ट राइट है वो किसका है? अमेरिकन का है, ठीक है। उसी तरीके से इंडिया में इंडिया की जॉब्स का फर्स्ट जो अधिकार है वो किसके पास है? इंडियंस के पास है। तो ये जो कंट्रीज हैं वो अपने ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा के अपनी कंट्री के सिटीजन की जॉब को बचाने के लिए ऐसा करती हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री के पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। सो दिस इज द रीजन कि जॉब्स एंड रिसोर्सेज की वजह से इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है, देन यू कैन गो देयर आफ्टरवर्ड्स। अब हम कहेंगे कि इट इज क्रूशियल टू पे अटेंशन टू स्पेसिफिक कंटेंट, this is not content, this is context, to specific context rather than making simple generalization। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब देखो कोई भी, मान लो कोई भी चीज है, आपको मैं आपकी बुक से एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे जो एक तरह से कैपिटलिज्म है वो अमेरिका में बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर क्या हुआ था, जब यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, उसके बाद वहां पे शॉक थेरेपी हुई थी, ठीक है। अब वहां पे एकदम से इम्पोज कर दिया सारा कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी। तो वहां पे क्या हुआ, कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, हमने पढ़ा था। तो सेम चीज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी, वो क्या है, अलग अलग इम्पैक्ट दिखाएगा अलग अलग जगह पे कि किस तरीके से आप उस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर लाइफ इन जनरल ऑल्सो, कि कोई भी चीज है उसे आप स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, ना कि सिंपल जनरलाइज कर दो उस बात को कि कैपिटलिज्म बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे लागू कर दो, लो कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ योर एंटायर बुक, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में भी लागू हो सकती है कि आप किसी भी एक
इंसान की वजह से आप ऐसे कहने शुरू करो कि पूरे ह्यूमन बीइंग्स ही खराब होते हैं, विश्वास नहीं करना चाहिए, तो आप खुद आइसोलेटेड रह जाओगे। तो जनरलाइज करना अच्छा नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑन सोशल जस्टिस। अभी आप देखोगे कि हम इकोनॉमिकली क्या कर रहे हैं, सारी चीजों पे मार्केट इकोनॉमी को लागू कर रहे हैं। अब देखो, अभी मार्केट इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। अभी मानो कि आप मार्केट इकोनॉमी में गए, अभी आपको compete करना पड़ेगा दूसरे के साथ। अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे बहुत सारे लोगों के साथ compete करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज अगर वर्थ इट होगी, मैं कि मैं कर सकती हूँ ये, तब जाके मुझे वो प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस इज मार्केट इकोनॉमी। तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, वो क्या कर रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी को वो कर रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर हम देखें कि मार्केट इकोनॉमी में आपको स्टेट नहीं बचाने आएगी, आपकी सरकार आपको बचाएगी नहीं कि ये इसे तो ये सारी चीजें नहीं मिली थी अपने चाइल्डहुड में, तो प्लीज इसके साथ ये इसके लिए रिजर्वेशन क्रिएट कर दो। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें रिजर्वेशन काइंड ऑफ थिंग नहीं होती, तो वहां पे कोई स्टेट नहीं है। तो क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताया कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो क्या होगा कि जो रिच हैं लोग, मतलब जिनके पास पहले से रिसोर्सेज बहुत सारे थे, उन्हें बेनिफिट होगा। इट विल इम्पोवरिश द पुअर, मतलब जो ऑलरेडी पुअर हैं उन्हें और पुअर बना दिया जाएगा। दे विल बी डिपेंड, जो कि पहले डिपेंडेंट होते थे ऑन द गवर्नमेंट फॉर देयर बेसिक नीड्स, एजुकेशन, हेल्थ, सभी चीजों के लिए वो गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते थे। अब मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दिया तो देश में दिक्कत आ गई है। तो फिर इसी तरीके से एक सिस्टम क्रिएट किया गया था जिसे सोशल सेफ्टी नेट्स बोला जाता था, कि जैसे वल्नरेबल सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, उसको अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर देना, ठीक है। जैसे मान लो कोई पुअर कम्युनिटी है या कोई पुअर इंसान है, उसे पेंशन दे देना, उसकी स्कूल की फीस को माफ कर देना, ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सोशल सेफ्टी नेट्स होती हैं। अभी क्या है कि लोग कहते हैं जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं दे आर इनसफिशिएंट एंड अनवर्केबल, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि चाहते तो है कि सोशल सेफ्टी नेट से कम इम्पैक्ट पड़े बुरा पुअर के ऊपर, पर ये एक्चुअल में काम नहीं करता। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, डेफिनेशन भी आपकी बुक में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी इनसफिशिएंट एंड अनवर्केबल है ये। इसकी वजह से पुअर लोगों का जो है एक तरह से बहुत बुरा लाइफ कंडीशन हो जाती है। देयर इज इकोनॉमिक रूइन, और इसे बोला गया है रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपको कोलोनाइजेशन का मतलब पता होगा, जैसे ब्रिटिश राज हमारे इंडिया पे था पहले, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना रूल सेटअप कर दिया। मतलब कोलोनाइजेशन का मतलब होता है कोई पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री पे, या फिर उसे वीक बना के उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दे, उसे बोलते हैं कोलोनाइजेशन। तो हमने कोलोनाइजेशन से तो छुटकारा पा लिया है, पर अब फिर से रीकोलोनाइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो पावरफुल कंट्रीज जो हैं उनका ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर हो चुका है। जैसे इनके ब्रांड्स हमारे में, चाइना के जो सारी मार्केट है वो बहुत ज्यादा सस्ती है, तो हमारे इंडिया का क्या है कि हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, चाइना के ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को क्या कह रहे हैं कि उस कंट्री ने हमारे ऊपर एक तरह से दोबारा से रूल कर लिया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रिकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आई गेस आपको नेगेटिव इम्पैक्ट समझ आ गया फ्लो चार्ट के थ्रू, और हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन कौन से फ्लोज होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। अब हमने नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़े तो पॉजिटिव भी पढ़ने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई सिस्टम अच्छा ही अच्छा है और बुरा नहीं है, या बुरा ही बुरा है, उसमें कोई अच्छा ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव साइड देखते हैं हम
कि हु आर द एडवोकेट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे ये वर्ल्ड को बेनिफिट करता है। इन्होंने कहा कि इसकी वजह से, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगती है ज़्यादा। इसकी वजह से क्या होता है कि वेलबींग ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है मतलब जीडीपी इंक्रीज कर रही है, तो सारी पॉपुलेशन को जो है फायदा मिलता है। बिकॉज ऑफ डीरेगुलेशन, पहले स्टेट अपने अलग अलग लॉज से सब कुछ क्या है कि ऐसे रखती थी, सब कुछ पकड़ के रखती थी कि ये लॉ है तो इसमें इतने लोग नहीं आ सकते, ऐसा वैसा, तो उसे बोलते थे रेगुलेशन, ठीक है। डीरेगुलेशन मतलब अब वैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बाय द स्टेट। स्टेट मतलब कि जो हमारी, जिसके पास पावर है, हम किसी भी कंट्री के अंदर जिन जिन इंस्टीट्यूशन के पास पावर होती है उसे स्टेट बोला जाता है। तो इन्होंने कहा कि क्यों लोगों का फायदा है, बिकॉज यू कैन कम्पीट बाय डूइंग द थिंग यू आर बेस्ट एट। कि अगर मान लो कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है एंड आई फील कि मैं अपने थॉट को कन्वे कर सकती हूँ, तो मैं इसमें कम्पीट करूँ, ठीक है। और इस मार्केट इकोनॉमी में आप सभी जिसको पसंद आ रहे हैं वो मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो ये आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग टीचिंग एज अ बिजनेस एट ऑल, ठीक है। आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प यू ऑल कि मुझे जो मेरी हॉबी थी, जो मुझे अच्छा लगता था, आई हैव परस्यूड दैट, ठीक है। तो इसलिए आई डू नॉट कंसीडर माई यूट्यूब चैनल एज अ बिजनेस आइडिया, ठीक है। तो अभी उसके बाद चलते हैं कि एडवोकेट्स ने ऐसे बोला, तो अभी मॉडरेट सपोर्टर्स भी हैं, जैसे एक कहते हैं बिल्कुल गलत, एक कहते हैं बिल्कुल अच्छा, एक होते हैं मॉडरेट्स, ठीक है, जो दोनों को देखते हैं, दोनों चीजों को कहते हैं कि हाँ दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव भी। और हमें ऐसा इंसान ही बनना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि कोई चीज बिल्कुल ही गलत है। जो चीज गलत है वो तो होती ही गलत है, पर कई ऐसी चीजें होती है जिसपे थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है कि, तो हमें दोनों साइड को देख के फिर अपना व्यू पॉइंट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको यहीं पे रहना चाहिए, बट यू हैव टू कंसीडर द नेगेटिव्स एंड द पॉजिटिव्स बोथ। तो मॉडरेट सपोर्टर्स क्या है, दोनों चीजों को मिक्स करके अपना व्यू पॉइंट बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत आते हैं पर हमें इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ठीक है। इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करना इम्पोर्टेंट है। ये एक हिस्टोरिकल और इनएविटेबल प्रोसेस है, मतलब कि हिस्ट्री से जो कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, वो आगे आगे फैलती जा रही है। हम इसे अपने आप को दुनिया से दूर नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इससे हम इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड बन रहे हैं, हम पूरा वर्ल्ड जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनका ये कहना है। हमने सब कुछ पढ़ लिया अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम जा रहे हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस पे, एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। मतलब जैसे किसी को कोई और कंट्री के सिंगर्स पसंद हैं, किसी को कोई और कंट्री का खाना पसंद है, बीइंग इन इंडिया ओनली, सो दैट इज द कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, आपने अभी क्या डाल रखा है, आप सोचते कैसे हैं, ठीक है। अगर अभी काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जीन्स डाली होगी, तो दैट इज द कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। हम जुड़े यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज से, उनका जो आउटफिट था वो हमने अपनाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। फील करो अपनी जीन्स को कि ये उनका था, हमने अपनाया है, ठीक है। तो उस तरीके से हम जो सोचते हैं कि जो भी आइडियोलॉजीज हैं वो शेयर हो रही हैं, ठीक है। कि हम कोई चीज को पहले मानते थे, फिर हमने देखा कि उनमें जो है ये साइंटिफिक रीजन की वजह से नहीं मानते इस चीज को, तो हमने समझा उनकी बात को और हमने भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करी। तो दीज आर द कल्चरल थिंग्स, ठीक है। कि आप क्या सोचते हो, ये भी हमारे कल्चर कॉन्सिक्वेंसेस को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। कल्चरल होमोजेनाइजेशन है एक तो, और एक है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ठीक है। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है सेम हो जाना, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट हो जाना, ठीक है। तो आप इससे याद रखना, अब होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट हो जाना। अभी देखो फर्स्ट चीज क्या है,
कल्चरल होमोजेनाइजेशन मीन्स यूनिफॉर्म कल्चर। अभी इसका मतलब हम बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो क्या हो रहा है, आप मतलब जो बुक में लिखा है मैं वही बोलूंगी, अपने जो आइडियोलॉजी है मैं वो नहीं कह रही हूँ, ठीक है। जैसे जो इंडिया है, अब इंडिया के ऊपर जब वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, हमें सब कुछ वेस्टर्न कल्चर का पसंद आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हम, इन स्कॉलर्स का कहना है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने इंडियन कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं, उसकी अच्छी चीज़ों को भी अपने पास नहीं रख रहे, सब कुछ हम डंप कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को ही अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर हो गया वही इंडिया में कल्चर हो गया, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म कल्चर हो गया पूरे वर्ल्ड का, उसे बोलेंगे कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन देर इज अ थ्रेट टू द कल्चर्स इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया के कल्चर को या फिर नेपाल के कल्चर को, अगर वहां पे वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि आपको पता है सबसे डोमिनेंट कल्चर जो है वो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कंट्रीज का, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें जो हैं अगर हम करने लग जाएं, और ऐसा हो भी रहा है, ठीक है, हम दूसरे पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो वो कुछ बहुत प्यारा सा कंसेप्ट भी बता रहे हैं। एंड आई फील कि सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक ग्लोबल कल्चर बन रहा है, नहीं, दिस इज द इम्पोजिशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। जो हमारा कल्चर है उसके ऊपर थ्रेट पड़ गया है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, और अभी सारे वर्ल्ड में जो है एक यूनिफॉर्म कल्चर बन रहा है। और थर्ड चैप्टर में ना, आपका जो चैप्टर है उसमें सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस के बारे में भी बात की थी कि यूएस कोई गोला बारूद नहीं यूज कर रहा आग को जीतने के लिए, वो अपना कल्चर को यूज कर रहा है। जैसे बर्गर हो गया, जीन्स हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज से आई हुई हैं और हमें बहुत पसंद आती है। तो वी आर लिविंग अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, ठीक है, हमें इंडियन वे ऑफ लाइफ पसंद नहीं आ रही है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी बुक बोल रही है, ठीक है। हम सेकंड पर्सपेक्टिव पे आएंगे तो आपको तब भी वो भी अच्छा लगेगा। अभी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, सो दैट्स गुड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन की वजह से देयर इज श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। देखो हम जो भी हम डालते हैं या जो भी हम खाते हैं उससे क्या हो रहा है कि अगर हम वो छोड़ देते हैं, मान लो कुछ खाना, जैसे मान लो कि जो पंजाब है उसमें क्या है, साग और मक्की की रोटी बहुत ज्यादा फेमस है, अगर पंजाब वाले वो छोड़ देते हैं उसका मतलब क्या है, वो कल्चर को छोड़ रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक तरह से उस रिच कल्चर के ऊपर एक तरह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटीज जो हैं वो हमारे जैसी नहीं बोलूंगी, वो लेस पावरफुल सोसाइटी के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो जो मतलब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, क्योंकि दो चीज़ें सबसे हमें लगती है कि इकोनॉमिकली वो रिच लोग हैं तो उनके पास ये है तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी कई लोगों की होती है कि उन्होंने ये चीज़ खरीदी है, वो रिच हैं तो यही चीज़ हमें खरीदनी चाहिए। तो दिस इज ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब कहीं उनका कहना है कि देर इज कल्चरल एक्सचेंज, यस वी विल से कि कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ये वेस्टर्न हमारी कंट्रीज हैं, ये मान लो इंडिया है या हमारा ईस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस या एक्सचेंज हुआ इसके साथ ईस्टर्न के पास, और हमारा एक्सचेंज हुआ उधर। हम एक बार ही समझते हैं इसे, जैसे मान लो वेस्टर्न में जीन्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो हमने जीन्स डालनी शुरू करी पर हमने अपना भी ड्रॉप नहीं किया। हम जो डालते थे साड़ी हो गया या फिर कुर्ता हो गया, जो भी है हम वो डालते हैं अभी भी, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और जो ईस्टर्न कंट्रीज का, जैसे मान लो योगा हो गया, ठीक है, भक्ति हो गया, कुछ इस तरीके की कल्चर की चीजें वहां पे अपनाई जा रही हैं। तो ये क्या है, कल्चरल एक्सचेंज है, इसमें कोई छोटा नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन का मतलब है हम कल्चरली एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कल्चर और भी डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव बन रहा है और भी प्यारा बन रहा है, ठीक है। तो फिर इनका कहना है कि ये जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हो रही है इसकी वजह से देर इज एनलार्ज
एनलार्जिंग इन आर चॉइसेस, ठीक है। हम अलग अलग चीज़ों में से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें कंफर्टेबल लगता है डालने में वो हम डाल लेते हैं। स्पेशल ओकेजन्स पे जो हमें हमारा कल्चर बताते तो वो हम डाल लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। कल्चर इजंट स्टैटिक, ठीक है। हमें पता है कल्चर जो है वो बदलता रहता है विद रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। और कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी इंसान को आपको बुक में ही दे रखे कि मसाला डोसा पसंद है, तो फिर वो पसंद है तो वो ही पसंद है, उसकी जगह वो बंदा बर्गर नहीं खाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर में होती हैं जो हम सब्स्टिट्यूट करना नहीं चाहते, जो हम बदलना नहीं चाहते। तो कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन का मतलब है कि जब भी ये एक्सचेंज होता है उससे हमारा कल्चर और वाइड वेराइटी का बन जाता है, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता। और होमोजेनाइजेशन का मतलब है कि वेस्टर्न कल्चर ही हर एक जगह चल रहा है और हम अपने कल्चर को मार रहे हैं, ठीक है। ये दो पर्सपेक्टिव हैं देखने के। और यहाँ पे आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, मैंने ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, कि हम लेस पावरफुल सोसाइटी हैं। वी आर वेरी मच पावरफुल सोसाइटी, ठीक है। हमारा कल्चर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट है। अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि लास्ट के 2 टॉपिक्स, आई गेस 3 टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है। वी विल बी डूइंग दीज टॉपिक्स, इंडिया एंड द ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमारा रिलेशन ग्लोबलाइजेशन के साथ कैसा है। हम अब क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कि टाइम के साथ पढ़ेंगे कि पहले ऐसा होता था, फिर इंडिपेंडेंस मिली तो ऐसा हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हमने लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, तो क्या हुआ, हमें उनकी बात माननी पड़ी, ठीक है। तो तब क्या हो गया। तो अभी हम कॉलोनियल पीरियड का पढ़ते हैं, जब ब्रिटिश जो राज है वो हमारे ऊपर था। तो ब्रिटिशर्स का एम्बिशन रहता था कि उनका खुद का इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है बटोरने का ही बहुत बड़ा एम्बिशन था, वो इंडिया का कोई भी फायदा नहीं देखते थे। तो इन्होंने 2 काम किए थे, इंडिया को 2 चीजों में कन्वर्ट कर दिया था। एक था एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं, जो कि अभी इंडस्ट्री में नहीं गए फाइनल फॉर्म में बनने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी गुड्स जैसे कि कॉटन हो गया, रॉ कॉटन हो गया, ठीक है। जैसे रॉ सिल्क होगी, अभी उसका कपड़ा नहीं बना है, ऐसे ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे थे उस समय पे, जो प्राइमरी गुड्स हैं और रॉ मटेरियल है, हम वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमारी मर्जी नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स की मर्जी थी, ठीक है। उसके बाद वी वर मेड कंज्यूमर्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटेन, ठीक है, जो कि बनाए जा रहे हैं ब्रिटेन कंट्री में। तो मतलब अभी इन्होंने हमारे से कॉटन ली, रॉ कॉटन ली, अपनी इंडस्ट्री में बनाई, हमारी मार्केट में बेची और हमने खरीदी, ये इन्होंने किया। और हम किसी भी कंट्री के साथ ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम किसी के साथ कनेक्टेड नहीं थे, बिकॉज ऑफ द एम्बिशंस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। कुछ 2-3 कंट्रीज थी जिनके साथ हम अलाउड थे, और उनकी भी परसेंटेज बहुत कम थी ट्रेड के वॉल्यूम की। तो सारी की सारी एक तरह से इन्हीं के साथ चल रहा था, तो कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब अब 1947 के बाद का टाइम, अब हमने सोचा कि वी हैव टू बिकम सेल्फ रियलाइंड, मतलब हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मानो इंडिया है, ठीक है, अभी मुझे टाइम भी लग जाएगा इसे बनाने में आई कैन नॉट मेक अ परफेक्ट वन, ठीक है। मान लो इंडिया है, तो इंडिया में क्या है कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं मंगवाएंगे, कोई भी सामान नहीं मंगवाएंगे, नो। हम क्या करेंगे, अंदर ही बनाएंगे, अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इंपोर्ट कम कर दिया, हम सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बनेंगे। और देयर इज प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का भी मतलब यही है कि बाहर से जो लोग इंपोर्ट करते थे, उसका मतलब क्या हो गया, अंदर की जो मार्केट है उसमें क्या हो गया, एक बाहर का प्रोडक्ट है, एक अंदर का प्रोडक्ट है, या फिर बहुत सारे बाहर के हैं और बहुत सारे अंदर के हैं। अब अगर इसकी प्राइस कम है तो इसको ज्यादा खरीदा जाएगा, इन्हें तो मना कर देंगे, तो इसलिए इन्हें अंदर ही नहीं आने देना। एक काम करेंगे, इन्हें ही खरीदेंगे। फायदा किसको होएगा, इंडियंस को ही होएगा। अगर ये अंदर आने लग गए तो किसको फायदा होएगा, बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं जो अंदर भेज रहे हैं। तो इसे बोलेंगे हम प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी लोकल प्रोड्यूसर्स को, तो दिस इज नोन एज प्रोटेक्शनिज्म। और यार जो इंडिया का मैप है, आई एम लर्निंग टू मेक इट वेल, ठीक है। विद टाइम आई विल लर्न इट कि कैसे परफेक्टली बनाया जा सकता है, ठीक है।
तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर किसी को फील होता है तो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सम स्टूडेंट्स कमेंट की दीदी ऐसा गलत कर दिया आपने कि मैप में ये चीज़ गलत है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अभी आई एम बिगिनर इन मेकिंग मैप्स। तो अभी उसके बाद क्या हुआ कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का टाइम था, इसमें ग्रोथ ज़्यादा कुछ थी नहीं। जीडीपी मतलब हमारी जो नेशनल इनकम क्रिएट हो रही है वो बहुत कम थी, ठीक है। और ग्रोथ हमारी सिर्फ हेल्थ में थोड़ी सी, प्राइमरी एजुकेशन में थोड़ी और हाउसिंग में थोड़ी हुई थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मतलब यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन एक तरह से ना थी। ग्लोबलाइजेशन मतलब हम अंदर मंगवा रहे हैं चीज़ों को और बाहर भेज रहे हैं चीज़ों को, तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन, मतलब वी आर कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड, ठीक है। नहीं था, नहीं था। अब 1991 के बाद जब हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े थे, मतलब कैपिटलिज्म को और अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ा था। तो क्या हुआ कि हम ग्लोबलाइजेशन वगैरह कर रहे थे। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहा इन रिफॉर्म्स का, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो वो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। वाओ, वी आर एट द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ आर होल पॉलिटिकल साइंस सिलेबस ऑफ बुक नंबर 1। तो आई विल जस्ट मेक वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म हो गया, इसके बाद शायद हम ज़्यादा ना बातचीत कर पाएँ वीडियोज़ में। तो आई वुड से कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप प्लीज़ बताएं, चाहे एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले बता दें कि कैसा गया, ठीक है, या रिजल्ट के बाद बता दें। तो उससे क्या है कि एक्चुअल में गोल क्या है, टू हेल्प यू ऑल। तो उसका एक्चुअल में क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट से कुछ नहीं है कि आपको कैसा लगा। अगर आपने थोड़ी सी भी हेल्प पाई हो तो आप प्लीज़ बताइए। दैट मेक्स वन टीचर वेरी हैप्पी यार। कोई भी टीचर आपको या कोई भी इंसान आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता है ना, सो यू मस्ट शो अ जेन्युइन एप्रिसिएशन, ठीक है। ये वन ऑफ द वेरी गुड थिंग होती है जो हम बताते हैं कि हाँ आपने ये हेल्प करी, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू एट ऑल। तो अभी एंड में चलते हैं हम, हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक आ गया। अभी दिस इज द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। मतलब अब ग्लोबलाइजेशन हो रही है, आपने बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ लिए, तो अभी लोग तो मतलब बहुत सारी रेजिस्टेंस करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन पे भी की होगी, तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यू हैव रेड कि ग्लोबलाइजेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिजम्स किए गए हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो अभी आपको पता है कि आज के समय में ग्लोबल कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा आ चुकी है, पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म है, मतलब स्टेट कम रोल प्ले करती है लोगों की लाइफ में। पीपल हैव टू डू समथिंग वेरी वर्थवाइल, जिसकी वजह से वो कंपटीशन में आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो अभी क्या है कि कैपिटलिज्म की वजह से इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इट मेक्स द रिच रिचर, ठीक है। थोड़े से लोग होते हैं जो रिच होते हैं और उन्हें और रिचर बनाती है कैपिटलिज्म, एंड पुअर पुअरर, जो गरीब है उन्हें और भी गरीब बना देती है, ठीक है। अभी हमने यही सब कुछ पढ़ा कि क्यों पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का रोल बहुत कम हो गया, स्टेट को वीक कर दिया गया। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि ये वाली प्रॉब्लम आई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि अब फिर से हम वापस जाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि वी हैव टू गो बैक, कि जैसे हम पहले सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहे थे और प्रोटेक्शनिज्म पे काम कर रहे थे, ठीक है, तो वैसे ही हमें दोबारा से अपना सिस्टम बना देना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होना चाहिए ताकि पुअर लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। सोशली एंड कल्चरली भी आपको पता है कि बहुत सारे हार्म अभी हमने कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज में पढ़े। तो इसकी वजह से एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। और किस टाइप की होती हैं, 2 टाइप की हैं, मतलब 2 बेसिकली पार्ट्स में आपके बुक में करा है। फर्स्ट है कि WTO के अगेंस्ट एक मूवमेंट हुई थी। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ था 1999 के अंदर, ठीक है। क्या हुआ था कि 1999 में एक मिनिस्टीरियल मीटिंग चल रही थी सिएटल नाम की जगह पे। WTO की एक मिनिस्ट्रियल, मतलब कि WTO के सारे मिनिस्टर आए हुए थे, वहां पे मीटिंग कर रहे थे। तो इस मीटिंग के बाहर लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट करी। एंटी मतलब कि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। एंटी मीन्स हमें नहीं चाहिए। अभी इसका क्या था, 2 मेन चीजें थी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस,
ठीक है, कि ये गलत तरीके से ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करती हैं बाय इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स क्या हैं, वो इसको चलाती है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये चीज बंद होनी चाहिए। जैसे आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, यूएस की आइडियोलॉजी को इंडिया के ऊपर लगाने के लिए कंडीशन रख दी कि आपको अगर लोन चाहिए तो अपना वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज इन्होंने कहा, वही लॉजिक लगा के कि यूएस जैसी जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो इन्हें कंट्रोल करती हैं, और इसकी वजह से ये इन जैसी कंट्रीज को ज्यादा प्रॉफिट वाली लॉज बनाते हैं और दूसरी कंट्रीज को जो है वो मतलब घाटे में रखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज थी कि इट डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द वर्ल्ड, मतलब इन्हें सिर्फ इन ऐसी कंट्रीज का वो करना आता है। ठीक है, अभी ये बुक में लिखा है, ठीक है, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इन माई ओन वर्ड्स, पर इसमें मैं किसी को ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ये चीज गलत है वो चीज गलत है, ये आपकी बुक में दे रखी है, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लैरिफाइड लैंग्वेज में कि इन्होंने कहा कि वर्ल्ड को डेवलप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, इनका मेन इंटरेस्ट है इनको सर्व करना। ठीक है, दो रीजन थे इसके पीछे क्यों हुआ था प्रोटेस्ट। एक फोरम के बारे में बताया गया है, वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, मतलब इंटरनेशनली ये काम करते हैं, एंड दे अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, मतलब कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, ये थोपना दूसरों पे, इसके खिलाफ काम करते हैं। और इसमें बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं, इट इज द कोलिजन, मतलब मिक्सचर है इसमें, किस किस का, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का, एनवायरमेंटलिस्ट्स का जो एनवायरमेंट के लिए आवाज खड़ी करते हैं, लेबर यूथ वुमेन एक्टिविस्ट, ये सारे जो हैं इसका पार्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने को। अब इसी का ही एक छोटा सा पार्ट ये है कि WSF की मीटिंग्स कब कब हुई, फर्स्ट मीटिंग, फोर्थ मीटिंग और लेटेस्ट मीटिंग का आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हुई थी 2001 में ब्राजील में, फोर्थ हुई थी 2004, मतलब 3 साल बाद मुंबई में, इंडिया में, वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में कब हुई थी, 2004 में। लेटेस्ट हुई थी 2018 मार्च में, और कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ब्राजील में ही हुई थी, और यहाँ का स्पेसिफिक लोकेशन दे रखा है पोर्टो एलिगर। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग का, तो आप इसे एक बार लर्न कर लेंगे। एग्जाम्पल ही देने होते हैं बड़े क्वेश्चन में, ज्यादा एक दो एग्जाम्पल याद करने होते हैं। जैसे आपका सेकंड पेपर है अभी, जो 2021 वाले बच्चे हैं उनके सेकंड टर्म में जो है वो रिटन पेपर आना है, तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स ज्यादा याद रखने हैं। ठीक है, कि लेटेस्ट मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2018 मार्च इन ब्राजील। ठीक है, अभी हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, बहुत छोटू सा टॉपिक रह गया हमारे पास। ओके, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशन है, अब इंडिया भी तो रेजिस्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें आपको मेन चीज क्या दे रखी है, लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ लेफ्ट विंग क्या होता है। देखो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला नहीं है, इसे नाम दिया गया है। लेफ्ट वो है जो कि कैपिटलिज्म का खिलाफ है। ठीक है, कैपिटलिज्म ये खिलाफ है, नहीं होनी चाहिए। राइट वाले वो हैं जो कहते हैं कैपिटलिज्म होनी चाहिए, मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेफ्ट वाले लोग कहते हैं कि सोशलिज्म होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए। तो ये एक दूसरे के उलट हैं। लेफ्ट विंग जो होते हैं वो कहते हैं कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए। राइट वाले कहते हैं कैपिटलिज्म होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेफ्ट एंड राइट को आप याद रखेंगे। राइट का मतलब है होनी चाहिए, राइट, यस। ठीक है, लेफ्ट उसका उल्टा है। तो अभी हम पढ़ेंगे लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट होते हैं, मतलब कि ये वाले जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती हैं, ट्रेड यूनियंस और फार्मर्स जो हैं प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे फार्मर्स का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, मैं आपको लिख भी दूं, वैसे तो कॉरपोरेशंस आएगा या कंपनीज कह सकते हो। MNCs की फुल फॉर्म ये होगी कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती कौन सी है, कि मान लो ये इंडिया है, इंडिया के बाहर से एक बहुत बड़ी कंपनी अपना इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस कर रही है खड़ी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मल्टीनेशनल, जो एक नेशन में नहीं बहुत सारी नेशन में है। अब बाहर से कंपनी आ गई है बहुत बड़ी, ठीक है, उसने
कोई प्रॉमिस किया कि ये सीड ले लो फार्मर्स, और इससे क्या होगा कि आपकी बहुत उपज होएगी। हुआ है नहीं ऐसा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसकी वजह से फार्मर्स एमएनसीज के खिलाफ हो गए। और ये एमएनसीज का एक और एग्जांपल दे रखा है कि कोई यूरोपियन और अमेरिकन अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनी थी जिसने क्या किया था, पेटेंट बनवा लिया था ऑफ सर्टेन प्लांट्स। पेटेंट का मतलब है कि आप ही यूज कर सकते हो। आप कोई प्रोडक्ट है, मान लो जैसे आप लगा लो सोप है, ठीक है, अभी कोई सोप है, किसी ने गवर्नमेंट से ये पेटेंट ले लिया, मतलब ये अधिकार ले लिया कि इस सोप में नीम सिर्फ आप डाल सकते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पेटेंट। तो ऐसी कंपनीज के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। और हमारा हो गया पॉलिटिकली भी, हमें मतलब जैसे स्टेट का जो रोल कम हो रहा है उसकी वजह से भी कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छी नहीं है। और कल्चरली भी, जैसे टीवी चैनल्स पे ज़्यादा वेस्टर्न आइडियोलॉजी का जो भी कंटेंट आता है उसके खिलाफ लोग बोलते हैं। वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हो भाई, इसके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न ड्रेसेस जो भी डालते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। तो ये सारे हैं कि इंडिया कितना रेजिस्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को। आई होप कि आपको समझ में आया हो और आपको मेरे चैनल से हेल्प मिली हो, ठीक है। आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छा जा करके जाए। बाय बाय।